पूरे महीने के 15 रुपये निकलने ही रहा के हैं। वाह भाई वाह, कितने शेयर हैं तेरे पास, कितने पैसे देगा तो तू कितने पैसे देगा? तेरी कंपनी कबाड़ियों वाली है, शेयर्स तू बेच रहा है। नहीं वो हमारे पास है ना सेक्रेटरी हमारा। सेक्रेटरी कौन होता है? जो क्या कहते हैं मैं मांगने आया हूँ बट मैं मांगने नहीं आया। यार नहीं, वो अच्छा आदमी, इसका मतलब उससे भी अच्छा, वो इससे भी अच्छा आदमी है। चलें जी, आप लोग शेयर होल्डर्स हैं, हम आगे बात शुरू करते हैं कंपनी की अब, और हम सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हमने आगे मूव करना है अपनी अकाउंटिंग की तरफ के अकाउंटिंग साइकिल किस तरह चलेगा और कैसे हम उसको लेके चल रहे होंगे। अब ये सारी बातें जो हैं आपके एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको पेपर में एमसीक्यूज़ आने और आपने यही चीज़ें याद रखनी है। आपके अगर माइंड में है ना, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आते रहे हैं कि जी हमने इसे क्रैम करना है। मैं बताना ही लगा था अभी, ये आप लोग अगर इतना ख़वातीन बोलती हैं, तुम ख़वातीन हो, तो अगर आप लोग इंटरमीडिएट में एक हैबिट अडॉप्ट करके आते हैं कि चीज़ें रटे मारते हैं, लिख लिख के याद करते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन पता नहीं क्या कुछ याद किया, वो सारा कुछ फिजूल होता है। वो सीए में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे कोई डेफिनेशंस, कोई अंग्रेज़ी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने चीज़ों का कंसेप्ट समझना है कि वो बात क्या बता रहा है। बिकॉज हम यहाँ पे पूरे सेशन में 1000 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पेपर में इनमें से नहीं आएंगे। जो पेपर आपका आएगा वो अदर देन दीज MCQs होगा। तो मैटर क्या करता है वहाँ पे? कंसेप्ट मैटर करता है। जैसे कल हमने बात की थी सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि बिज़नेस अलग है और उसके ऑनर्स जो हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट। अब ये कंसेप्ट याद आपको होना चाहिए। वो कहते हैं जी फलाना बिजनेस है, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, कंपनी है। आपने डिसाइड करना है कि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो आपने किस पे चलना है? कंसेप्ट्स पे चलना है। क्रैमिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। ITA में रिपोर्टिंग में क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं होती। MCQs है, डिस्कस करें कि कुछ पढ़ तो ले, कुछ पढ़ तो ले पहले। एक मिनट, फाइनल अकाउंट क्या होता है? हुआ ना तो इसलिए कुछ पढ़ लेना, चल देगा पता पैटर्न क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, शॉर्ट कितने हैं, कर देंगे सारा डिस्कस। तो अब हम मूव करेंगे अपनी अकाउंटिंग साइकिल्स की तरफ। अकाउंटिंग साइकिल हमारी क्या होती है और क्या नहीं होती। अब आप लोग कौन है? चेक करो, शेयर होल्डर्स, ओनर है। ये वो ओनर हैं जो घर में देना मशवरा तो ये घर से बाहर निकाले जाते हैं। तो आप लोग हैं जी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का एक हाथ नहीं होता, वो टुंडा होता है, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स के लिए आप लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, आप लोगों के पास शेयर्स है। अब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कर दी है, आप लोगों का इंटरेस्ट है कंपनी में क्या कि हमें मालूम करना है कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है, कंपनी के लॉस कितने हुए हैं, कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, सारा कुछ। अब कंपनी ऑपरेट कर रही है फॉर एग्जांपल लाहौर में, एक शेयर होल्डर बैठा हुआ है USA में, एक बैठा हुआ है UK में, एक बैठा चीचा की वतनी में, मल्टीपल जगह पे है। अब हर बंदा क्या कंपनी से आके पूछेगा कि जी मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ये मेरे शेयर्स हैं, बताएं सेल्स कितने की हुई है? नहीं पूछ सकता, टाइम ही नहीं है, कंपनी आंसरेबल भी नहीं है। आप आके नहीं पूछेंगे यार आपने ये एसेट्स कितने का परचेज़ किया, कहाँ से परचेज़ किया, क्या वैल्यू थी, आप नहीं पूछ सकते, टाइम नहीं है। कंपनी कहाँ पे हर एक बंदे को रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि एक शेयर होल्डर थोड़ी है, दो थोड़ी हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, लाखों में होते हैं। आप अक्सर नाम सुनते हैं स्टॉक मार्केट का, जहाँ शेयर्स बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, कितने लोग शेयर खरीदते हैं, कितने लोग शेयर बेच रहे होते हैं। तो मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं जिसे हम क्या कर रहे होते हैं? कैरी कर रहे होते हैं। अब आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है? आप लोगों ने पैसा लगाया कंपनी में और आपको इस कंपनी की रिपोर्ट्स चाहिए कि भाई कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। आपको क्या चाहिए? कंपनी की रिपोर्ट्स चाहिए कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। अकाउंटिंग में इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहती है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं, जिसमें 5 चीज़ें हमारे पास बेसिकली आती हैं। एक होती है हमारे जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरी होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तीसरी होती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चौथी होती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और पांचवें हमारे पास आते हैं नोट्स टू द अकाउंट। कि आप लोगों को कंपनी जो है इन 5 स्टेटमेंट से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। आपके पास कितने शेयर्स हैं? अब आपके पास 5 शेयर हैं और कंपनी का सर खांडी बताएं कितना प्रॉफिट है, बताएं कहाँ सेल्स हुई है, तो क्या करेंगे? आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें हमने सारा बता दिया है कि आपकी सेल्स कितनी है, आपने एक्सपेंसेस कितने किए हैं, आपका प्रॉफिट कितना है। आप इसको पढ़ लें, हमसे सवाल ना पूछिएगा। क्यों? उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें क्या कर दी हुई हैं, बता दी हुई हैं। मगर कितने शेयर है तुम्हारे पास? तो शेयर फेंक दिए, देशद्रोही गद्दार। इस पर चलाओ आर्टिकल 6। हाँ भी कितने शेयर है तेरे पास? कितने? हमारे यहाँ पे 100 करोड़ के, तेरे पास 3 शेयर 30 रुपए के हैं, तो जवाब दूंगा मैं। वजह है ओनर है। 3 शेयर वाला भी क्या होता है बंदा? ओनर। हालांकि कंपनी कितने की है? 500 करोड़ की है, इसके पास कितने के शेयर हैं? 30 रुपए के हैं। लेकिन अगर आके सवाल करेगा तो कंपनी क्या करेगी? इसको जवाब देगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अब ये कहता है जी आप बताइए कंपनी के एसेट्स कहाँ से है, प्लॉट कहाँ पे लिया, बिल्डिंग कहाँ पे ली है। मल्टीपल सवाल करेगा। एक तो इसकी हैसियत इन्वेस्टमेंट 30 रुपए की, तो उसका जवाब देना बनता है। हम कहेंगे भाईजान ये हमारी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें हमारे कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, इसमें हमारी कंपनी के टोटल लायबिलिटीज़ हैं, ये पढ़ लो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हमारे कहाँ कहाँ पे एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ कहाँ पे कितना लोन लिया हुआ है, सारा हम क्या करेंगे? आपको जवाब दे देंगे। डन हो गया। हालांकि उसके पास एक शेयर ही क्यों ना होता, बट कंपनी क्या करेगी? उसको रिस्पॉन्ड देगी, बिकॉज एक शेयर वाला भी क्या है? कंपनी का शेयर होल्डर है। और शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? कि आप कंपनी के मालिक हैं। अब आपको वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ये पूछे आकर जी यहाँ की बिल्डिंग कैसे ली है, क्योंकि भाई ये हमारी स्टेटमेंट है, पढ़ लो, हर चीज़ लिखी हुई है। कितने शेयर हैं आप तुम्हारे पास? 3 शेयर हैं। कहता जी बताएं कंपनी की कैश की क्या सूरत हाल है। कहूँगा भाई ये कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, इसको पढ़ लो, तुम्हें चल जाएगा पता कंपनी में कैश कितना है, कितना मौजूद नहीं है। तो कंपनी ने जब कम्युनिकेट करना है आप लोगों से, तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और पैसा आपका लगा हुआ है, वो आप उससे सवाल करेंगे, कंपनी ने आपको जवाब देने हैं। बट कंपनी जवाब कहाँ से देगी? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देगी। आप कहते हैं कंपनी ने सेल्स कितनी की हैं, कहेंगे जी आप आके हमारी ये स्टेटमेंट पढ़ लें। आप कहते हैं कंपनी ने परचेजेस कितनी की हैं, ये पढ़ लें। एसेट्स कितने हैं, ये देख लें आके। तो ये सारा कुछ जो है कंपनी क्या कर रही होती है? कम्युनिकेट कर रही होती है। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, पहले वाली ये हमारे ITA के सिलेबस का पार्ट है, हमने यहाँ पर बताना सीखनी है। 20 नंबर का सवाल आएगा। ये वाली जो हैं आगे जाके आप FAR 1 में डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं। अब आप लोग तो अभी शेयर होल्डर्स थे, मालिक थे, कि आपको जवाब चाहिए जी हमने 10 रुपये कंपनी में दिए हैं, और हमें क्या चाहिए? जवाब चाहिए कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई। लेकिन अब हम आते हैं ज़रा कंपनी के अंदर। कंपनी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बना के देनी है, ठीक है। ये कैसे बनेंगी उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे सीखना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? हमारा अकाउंटिंग साइकिल। क्या देखना पड़ता है? अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल शुरू कहाँ से होगा? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, हम उनको देखेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस जो हैं हम उनको देखेंगे। ट्रांजैक्शंस के बाद कितनी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, हम उनको लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं बुक्स में हम उसकी एंट्री जो है पास करेंगे कि भाईजान ये मेरी ट्रांजैक्शंस हुई है। फिर बुक्स में एंट्री पास करने के बाद हम क्या करेंगे? रेलेवेंट अकाउंट्स बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं लेजर्स। हम क्या बनाएंगे? अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स के बाद इन अकाउंट से हमारा बनेगा ट्रायल बैलेंस,
और ट्रायल बैलेंस के बाद एंड पे हम क्या बनाएंगे, 5वें नंबर पे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बना रहे होंगे। तो अभी आप लोग शेयर होल्डर से मुझे हो गई, अब ज़रा आए मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए। अब आप कौन लोग हैं, अकाउंटेंट है। अब सारा काम कौन करेगा, अकाउंटेंट कर रहा होगा। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक ये किसका काम है, अकाउंटेंट्स का काम है। और हमने ये चीज़ सीखनी है कि किस तरह से ये कैरी हो रही होती है, और ये सारा प्रोसेस हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये हमने यहाँ पे ही सीखना है। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उनको देखेंगे। फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को देखेंगे, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यही हमारा सिलेबस है, ITA का सिलेबस है ही यही। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जब लास्ट चैप्टर एंड करेंगे तो उसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाना क्या करनी है, सीखनी है। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमने कल डिस्कस किया था कि जो भी बिज़नेस में इवेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कह रहे होते हैं। तो हमारे पास ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और दूसरी होती हैं हमारे पास नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, यानी वो ट्रांजैक्शंस जिसका मॉनेटरी इम्पैक्ट होगा। मॉनेटरी कहते हैं पैसे को, वो ट्रांजैक्शन जिसका पैसे का इम्पैक्ट होगा हमने वो लेके आनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी आज एक एम्प्लॉय को निकाल देती है, ट्रांजैक्शन है बट पैसा इसमें नहीं है। लेकिन कंपनी ने आज एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की, इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो हमने यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी। फिर ट्रांजैक्शंस भी हमारे पास फर्दर आएंगे तो उनकी 2 टाइप्स होंगी। एक होंगी हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और दूसरी हमारे पास कौन सी होंगी, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक कौन सी होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और दूसरी कौन सी होगी, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होती है नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, वैसे ही सोच के, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो तर्जमा ही किया आपने, पूछा होती क्या है, एग्जाम्पल क्या होती है, जिसका मकसद मुनाफा कमाना ना हो। नहीं, क्या होती है, नहीं आइडिया। हाँ भाई, सेक्रेटरी में बना हुआ तू, क्या होती है नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाह वाह, नहीं, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो हैं जिनका ताल्लुक आपके कारोबार के साथ नहीं है। जैसे आप मालिक के अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो बिज़नेस है, आपकी बिज़नेस है, मालिक बैठा हुआ है, ओनर, मालिक के घर का बिल पे कर दिया और वो दफ्तर ने पे कर दिया, क्या उसके घर का बिल का ताल्लुक है तो ऑफिस के साथ, पे कहाँ पे हुआ है, ऑफिस से हुआ है, तो क्या ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, नहीं। हमें देखना पड़ता है कि जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं क्या वो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है हमने, बिज़नेस ट्रांजैक्शन, वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक आपके कारोबार के साथ होगा हमने वो रिकॉर्ड करनी है। जिनका ताल्लुक आपके कारोबार के साथ नहीं होगा हम उन्हें कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन यू कैन से डैट, जो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो कल कहाँ गए हमारे पार्टनरशिप वाले, आज आ गए हैं। आपकी दुकान खुली हुई है, समोसे बेच रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर भिखारी आ गया, उसे 5 रुपये दे दिए हैं, ट्रांजैक्शन तो हुई है, पैसे तो गए हैं, बट ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होंगी सिर्फ हमने वही क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। अब इससे रिलेटेड तकरीबन हमारा पहला क्वेश्चन पेपर में इस तरह का आएगा। आपको एक MCQs गिवन कर देगा
कहेगा बताएं इनमें से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है और कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए बिजनेस का मतलब है कि उसका ताल्लुक आपके कारोबार के साथ है। अब अपने जहन में लेके इनकी पार्टनरशिप बिजनेस, क्या स्टॉल का नाम था, KNZ। अब ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब इनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के चिप्स बेच रहे हैं, ये चिप्स गई, कैश आया, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है इनकी, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट सेल्स, उधार पे बेच रहे हैं, वो भी क्या है, सेल्स तो हैं, उधार पे बेच दी है, पैसे नहीं लिए, उधार है। कल को अगला बंदा पैसे नहीं देगा उसे गोली मार देंगे रिकवरी करवाने के लिए, या गुर्दे बेच देंगे, बट ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर कस्टमर जिसको आपने क्रेडिट सेल्स की थी, जिसको उधार पे सामान बेचा था, आप उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ गया, ये क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ये आलू लेके आए हैं, क्या होगी, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। उधार पे आलू लेके आए हैं, ये भी क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। अगर इन्होंने उधार पर सामान लिया और पेमेंट कर दी है, अभी पेमेंट तो सप्लायर है, उन पर सामान लिया उधार का, ये भी क्या होगी, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, कौन सी है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आप लोन वापस कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आप उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बैंक को सूद पे कर रहे हैं। लोन किसके लिए लिया था, बिजनेस के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे किसका हुआ, बिजनेस का हुआ, तो ये भी क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आपने लोन अपने पर्सनल मकसद के लिए ले लिया, फिर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसके अलावा सैलरीज पे कर रहे हैं, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। गवर्नमेंट को ड्यूज पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, फ़ी पे कर रहे हैं, ये भी कौन सी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जैसे इनकी कल क्या बिजनेस था, आलू चिप्स, नहीं KNZ यार, अच्छा प्रीमियम बिजनेस था। ये अपने एसेट्स लेके आए, रेडी लेके आए थे, हाथ वाली बर्तन लेके आए थे, सिलेंडर लेके आए थे, चूल्हा लेके आए थे, एसेट परचेज कर रहे हैं। वो किसके लिए पर कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। तो परचेज ऑफ एसेट्स भी क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर ये खुद कुछ सामान उठा के घर ले जाएं, तो वो भी क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब इन्होंने 10 समोसे बनाए और 2 घर ले गया, तो नुकसान तो बिजनेस का हुआ ना, कि 2 समोसे कम हो गए हैं। तो अगर आप अपने पर्सनल मकासद के लिए बिजनेस से कोई चीज़ ले जाएं, वो भी क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने सिर्फ देखना है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, आप लोगों ने कभी भी अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना। आपने देखना है कि किस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे आ रहा है और या नहीं आ रहा। तो हमने सारा कुछ क्या रिकॉर्ड करना होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी होती है। इज दैट क्लियर? इन्हें देख लेंगे दफ़ा, इसमें कोई सवाल है किसी का तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और वो जो सारी हमारे बिजनेस के साथ होंगी हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। वो तमाम ट्रांजैक्शन जो नॉन फाइनेंशियल हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिनका ताल्लुक बिज़नेस के साथ नहीं है हम उन्हें भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है हमारा पहला अमल, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शंस हमारे पास कितनी तरह की होती है। एक होती है सिंपल ट्रांजैक्शन, सेल्स कर दी, कैश के ऊपर सेल्स हो गई, ये है आपकी सिंपल ट्रांजैक्शन। फिर दूसरी होती हैं वन ऑफ ट्रांजैक्शन या ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। तीसरी होती हैं हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। और चौथी होती हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से आपको एक आधा MCQ उस पेपर में लाजमी आएगा कि वो आपको एक ट्रांजैक्शन बता देगा कि ये बिज़नेस में इवेंट हुआ है। आपने बताना है कि वो सिंपल ट्रांजैक्शन है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो कैपिटल है, वो रेवेन्यू है। इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपको सारा यहाँ पे कंसेप्चुअली चलना है, रट्टे नहीं मारने, इसमें क्राइमिंग है ही नहीं। तो आपको कोई भी इवेंट गिवन करेगा जिस पे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ट्रांजैक्शन की टाइप्स कौन सी हैं। तो कितने टाइप्स हैं हमारे पास? 4 टाइप्स हैं, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, अपने ट्रांजैक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। हम क्या करेंगे, उसको लेके चल रहे होंगे। अब मैं करने लगा, तो हम इनका क्या करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस आउट करते हैं क्या होती हैं और क्या नहीं होती।
सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू का। कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। उसके बाद हम सिंपल ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन और ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो बात कर रहे होंगे। आपके पूरा बिजनेस जो है, ये मिटा दूँ ट्रायल बैलेंस वगैरह, हमारा पूरा बिजनेस जो है ना, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो रेवेन्यू बेस्ड ट्रांजैक्शन है या वो कैपिटल बेस है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, या तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या हम उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कहेंगे, या रेवेन्यू बेस एक्सपेंडिचर कह रहे होंगे। ये ध्यान से समझिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, हम यहाँ पे ज़रा बात करते हैं एक्सपेंस के लिहाज से, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैपिटल एक्सपेंस किसे कहते हैं। रिमेंबर, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 12 मंथ्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदी है कारोबार करने के लिए, वो बिल्डिंग आप 1 साल इस्तेमाल करेंगे, 2 साल इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, आप एक एसी ख़रीद के लेके आते हैं, क्या वो एसी सिर्फ 1 साल इस्तेमाल होगा, नहीं, लॉन्ग टर्म चलेगा। आपने एलसीडी बाई की, क्या एलसीडी एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगी, 1 साल में ख़त्म हो जाएगी एलसीडी, नहीं, लॉन्ग टर्म। आप प्लांट लेते हैं, आप मशीन लेते हैं, आप इक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं, जैसे ये कैमरा लिया कॉलेज वालों ने, ये इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? बिकॉज इसको क्या करेंगे, अब यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट इनको 1 साल से ज़्यादा आएगा। तो रिमेंबर, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ख़र्चे जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे होते हैं। जिनका बेनिफिट क्या हो, लॉन्ग टर्म हो, 1 साल से ज़्यादा, ख़ास तौर के ऊपर वर्ड आता है 1 ईयर से ज़्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे ये चेयर्स क्या है, इनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चेयर्स आ गई हैं, 1 साल 2 साल 3 साल चलती रहेंगी। एसी लग गया है, 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक उसकी लाइफ है वो इस्तेमाल होगा। बिल्डिंग बन गई है, उसकी लाइफ जो है वो क्या होगी, इस्तेमाल होती रहेगी। उसके बाद है जी हमारे पास रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट या जिनका फ़ायदा हमारे पास लेस देन 12 मंथ्स होता है, मतलब 1 साल से कम अरसे में ही ये ख़त्म हो जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंसेस। ये मार्कर है, आज नया मार्कर बाय करेंगे, 1 हफ्ते क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस मार्कर को ख़रीदा, एक्सपेंस तो हुआ, लेकिन ये मार्कर जो है 1 साल नहीं चल सकता, 1 2 3 दिन चलेगा, बाद में ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका बेनिफिट कितना मिला, 1 साल से कम मिला। लाइट लगाते हैं, साल पहले उड़ जाती है। फ़ोटोकॉपी मशीन रखी हुई है, पेपर्स ख़त्म हो रहे हैं। इसकी इंक आती है रीफ़िल के लिए, अब क्या इन्होंने एक इंक की बोतल ले ली है, चलेगी साल तक, नहीं। तो रिमेंबर, वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट 1 साल से कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू बेस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू बेस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस में याद रखिएगा, ये आपके बेसिकली डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, रोज़मर्रा के अखराजात। आप सैलरीज पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, स्टेशनरी के खर्चे पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। अब रेंट आप हर महीने का पे करते हैं, ऐसे ही है, बिल आप हर महीने का पे करते हैं, सैलरीज जो हैं आप हर महीने की पे कर रहे होते हैं। तो वो तमाम एक्सपेंसेस जो रोज़मर्रा के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू बेस एक्सपेंसेस कह रहे होते हैं। और वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट 1 साल से ऊपर होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर इसके एग्जांपल में आते हैं, तो आपने अगर कोई मशीन ख़रीदी है, तो मशीन क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप बिजनेस से मशीन ले आए हैं, अब वो 10 साल 20 साल 25 साल जब तक उसकी लाइफ है, वो क्या होगी, इस्तेमाल होगी। आपने कोई प्लांट जो है वो ख़रीद लिया है, ये प्लांट पौधे नहीं होते, मशीन वाले प्लांट्स होते हैं,
वो आपने बाय कर लिया। आपने कार ख़रीद ली बिज़नेस के लिए, आप बिज़नेस के लिए एसी ख़रीद रहे हैं, आप बिज़नेस के लिए इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं, आप बिज़नेस के लिए कंप्यूटर वगैरह ख़रीद रहे हैं, आप कैमरे वगैरह ख़रीद रहे हैं। तो ये सारे वो बेनिफिट, आपने लैंड बिज़नेस के लिए जो है वो एक्वायर कर लिया, आप बिज़नेस के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। ये वो तमाम खर्चे हैं, कर तो दिए हैं, लेकिन अब इनका फ़ायदा जो है वो आप 1 साल से ज़्यादा हासिल करेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बिल्डिंग बना लेंगे, बिल्डिंग बन गई, अब उस बिल्डिंग को 10 साल 20 साल इस्तेमाल करेंगे। आप एसी लगा लिया, 4 साल 5 साल इस्तेमाल होगा। मशीन लेके आ गए हैं, 10 साल 20 साल इस्तेमाल हो रही होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे होते हैं। और जो इसके अलावा हैं, जो रोज़मर्रा से रिलेटेड हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे इसमें क्या कुछ आएगा? आप रेंट पे कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा। आप सैलरीज पे कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा। आप वेजेस पे कर रहे हैं, आप बिल्स पे कर रहे हैं। उसके अलावा आप स्टेशनरी के एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कर रहे हैं। और बताएं, और कौन से हो सकते हैं? आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी सैलरी पे कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा। आपने देखें, आप जनरेटर ख़रीदते हैं, जनरेटर आपने बाय किया तो जनरेटर आपका कैपिटल एक्सपेंस है, बिकॉज साल 2 साल इस्तेमाल होगा। लेकिन जनरेटर को चलाने के लिए आप फ्यूल लेके आते हैं, वो क्या है? रेवेन्यू, बिकॉज फ्यूल रोज़ ख़त्म हो रहा है आपका। तो ये सारे क्या हैं? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो प्राइमरीली जो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो किसकी होती है? हमारी, कि कोई ख़र्चा हुआ है बिज़नेस में, क्या वो कैपिटल एक्सपेंस था या वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस था? हमें सबसे पहले इनको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स कर रहे हैं, आप सेल्स करते हैं, पैसे मिलते हैं, ये हमारी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? जैसे रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसे भी हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीट करेंगे, बिकॉज आप रोज़ सामान बेच रहे हैं और रोज़ ही पैसे आपको मिल रहे हैं। ये क्या कहलाएगी? आपकी रेवेन्यू रिसीट कहला रही होगी। ये आपके डे टू डे बिजनेस से मुंसलिक है। कैपिटल रिसीट किसे कहेंगे? जैसे आपने अगर लोन ले लिया, 5 साल के लिए पैसा मिला, लेकिन ये आपने पैसा वापस करना है 5 साल के बाद। तो अगर आप लोन हासिल कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल रिसीट कहला रही होगी। तो हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन से क्या करते हैं? अपनी ट्रांजैक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म है, डेली बेस के लिए है, दैट इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो आपकी डेली बेसिस की रिसीट्स हैं, जो आपको रोज़मर्रा के पैसे मिल रहे हैं, वो क्या कहलाएंगी? आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कहला रही होंगी। और जो आपको लॉन्ग टर्म मिल रही है, जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा है, वो क्या कहलाएंगे? आपके कैपिटल एक्सपेंसेस कहला रहे होंगे। तो पहली डिफ्रेंशिएशन किसमें? आपकी कैपिटल रिसीट्स में होती है और रेवेन्यू रिसीट्स में होती है, या कैपिटल एक्सपेंसेस में होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंसेस में होते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें किसी का सवाल है तो बताएं। क्लियर है? जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब दे। इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ें, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। और ये इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे। देखिए, हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि रेवेन्यू रिसीट क्या है या रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंस क्या है, कैपिटल रिसीट क्या, हमने पढ़ लिया है। अब पेपर में हमसे ये नहीं पूछेगा, पेपर में हमसे वो ये पूछेगा कि बताओ कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है या कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है। हमने यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करनी होगी, जो कंसेप्ट सीखे हैं। तो इसे रीड करें, फिर जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। शाबाश। पढ़ लिया?
किससे पूछें पहले? वो मेरे से पूछ रहा, चेक करो। जैसे इंटरेस्ट है ना, वो साल के एंड पे पे होगा, तो वो रेवेन्यू में आएगा या रेवेन्यू में, बिकॉज वो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, 12 महीने तक है। इंटरेस्ट जो होता है वो साल का पे होता है ना, तो जो 12 महीने तक का है वो रेवेन्यू है, जो 12 महीने से ज़्यादा है वो कैपिटल है। हो गया? अब मैं पूछूं, पॉइंट नंबर 5 बताओ क्या है? और कोई ना बोले, वरना जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। पॉइंट नंबर 5 बताने क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है? तेरी बारी भी आती है, सब्र कर, सबकी बारी आएगी, सबकी। रेवेन्यू है, शर्म नहीं आई कहते हुए? सोचो, रेवेन्यू अगर है तो क्यों है? अगर मैं कहता हूँ रेवेन्यू नहीं तो क्यों नहीं है? बताओ। यहाँ तो बात हो जाए कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन होनी है ऑफिस रूम की, कि ऑफिस रूम यूँ ख़त्म हो जाना है हमारा, साल में ख़त्म हो जाएगा रूम? सोचो सोचो सोचो। चलो आपने रेवेन्यू कह दिया, आपका हम जवाब लॉक करते हैं। तुम सबसे पे शेयर वापस लेता हूँ आज, सब्र करो, एक गलती पे शेयर वापस होगा आज। आप किससे पूछे? किससे पूछें? कोई तो हाथ खड़ा करे। चल भाई देख, इसमें जिगरा है। चल तू आसान वाला बता दे। पॉइंट नंबर 7 है रेवेन्यू। हाँ, बात भी सही हो, हु नोज। आप देखते हैं। चल अब तू बता, 8वां। सोच के जवाब नहीं। व्हीकल है और एनुअल है। एनुअल के पास सालाना होता है जो 12 माह से ऊपर का होता है। सोच के जवाब नहीं से 11 में। रेवेन्यू है, ठीक है। हाँ भाई, 5 चौथा। ये रेवेन्यू है, सोच लेना, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? पूछ रही हैं कि बता रही हैं? बताएं। रेवेन्यू है, लेट्स सी। आप बताएं थर्ड वाला। क्या कैपिटल? मैंने तो थर्ड वाला पूछा है। क्या? अच्छा, सेकंड वाला क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंस है। अरे इंजन रिप्लेस करना कैपिटल एक्सपेंस है। 6 वाला क्या है? बताएं क्या है? पूछ रही हैं कि बता रही हैं? तो क्या है 6 वाला? कैपिटल है। आप डर क्यों रहे हैं? या कौन से आपको AK-47 गोलियां बज जानी है? मैक्सिमम गलत है या सही है? तो इंजॉय करें। देखें रूल्स तकरीबन आपने ठीक बताए हैं। रूल्स हैं कि वो तमाम बेनिफिट्स या वो तमाम एक्सपेंसेस जो मोर देन 12 मंथ्स हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल। जो 12 महीने या उससे कम है वो क्या है? रेवेन्यू है। तो सही तो बता रहे हो, डर क्यों रहे हो? हाँ आता हूँ, सबर कर। पहला है व्हीकल ए इंजन इज़ रिपेयर। अब रिपेयर जो होती है वो साल से कम की होती है। अभी ये AC ख़राब हो जाए, ये रिपेयर होगा, तो रिपेयर तो 1 टाइम होता है और वो रोज़मर्रा में रिपेयर आ रही होती है, तो ये क्या होती है? हमारी रेवेन्यू बेस्ड है। फिर इंजन इज़ रिप्लेस्ड। अब इंजन रिप्लेस हो गया, इंजन ख़राब हुआ, आपने इंजन को चेंज कर दिया, नया इंजन लेके। अब वो नया इंजन जो है वो कौन सा 6 माह ही चलना है या 8 महीने चलना है या 10 माह चलना है? वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल चलेगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। लोन अभी लिखा हुआ है, जब आप लोन लेते हैं और लोन के आगे लिखा हुआ है 5 साल के लिए है, तो ये कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर यही लोन हो और लिखा हो फॉर 6 मंथ, फिर ये क्या होगा?
फिर रेवेन्यू, फिर ये क्या हो जाएगी रेवेन्यू। बिकॉज हम कैपिटल का और रेवेन्यू का डिफ्रेंशिएट कहाँ से कर रहे हैं, टाइम पीरियड से। जो 12 महीने से ज़्यादा है वो क्या है हमारा, जो 12 से कम है वो। तो लोन हमेशा कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है, लोन हमेशा कैपिटल नहीं होता। अगर लोन आपने लिया है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए, 2 साल 3 साल 5 साल, देन इट इज़ योर कैपिटल रिसीट। अगर शॉर्ट टर्म लोन ली है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्ड इस्तेमाल करता है वो ओवरड्राफ्ट का, लिख लो क्या वर्ड इस्तेमाल करता है, ओवरड्राफ्ट का। वो आपको किस में आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी कह देता है और सम टाइम शॉर्ट टर्म लोन भी कह रहा होता है। ओवरड्राफ्ट होता है जी 2 महीने के लिए ले लिया, 3 महीने के लिए ले लिया, 6 महीने के लिए लोन ले लिया, आपको लोन मिल गया 1 लाख का 2 लाख रुपए का, 6 महीने में आपने वापस कर देना, तो ये लेस देन 12 मंथ्स है, तो ये किस में जाएगा, आपका रेवेन्यू रिसीट्स में जा रहा होगा। उसके बाद वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ओन स्टाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस। अब यहाँ पे क्या चीज़ पे हो रही है, क्या चीज़ है, वेजेस। वेजेस क्या होती हैं, सैलरी, तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, रेवेन्यू। तो वेजेस पे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस कहला रहे होंगे। वेजेस पे करना क्या है, रेवेन्यू, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या होगी हमारा, कैपिटल एक्सपेंसेस होगा। आपने मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए परचेज की है, कैपिटल एक्सपेंसेस है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए वेंडिंग मशीन ली है, कैपिटल है। आप टोकन टैक्स पे कर रहे हैं, सालाना होता है 12 महीने का टैक्स, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंस कंसीडर होगा। तो असूल क्या है, टाइम फ्रेम 12 महीने से ज़्यादा है तो कैपिटल, 12 महीने से कम है तो रेवेन्यू। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज पेपर में आने हैं कि डिस्टिंग्विश कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब वो आपको 2 गिवन कर दे, आप पहला एमसीक्यूज करें उसमें लोन हो 6 साल के लिए, वो कैपिटल रिसीट होगी। 5 एमसीक्यूज हो, लोन हो 5 महीने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, रेवेन्यू। तो आई कैप में एग्जामिनर इस तरह कंफ्यूज करता है, एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, ये क्लियर है। ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं और अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग के वर्ल्ड में एंटर होते हैं, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। तो हमने क्या चीज़ सीखी है, सबसे पहले बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं कि ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो एंटिटी प्रोवाइड करेगी अपने स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकें। अब स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, नहीं नहीं, किसे कहते हैं स्टेक होल्डर। तो अब आपको पता है अगर एक कंपनी है उसका सिक्योरिटी गार्ड भी स्टेक होल्डर होता है, उसका पीएन भी स्टेक होल्डर होता है, मतलब जिसे चपरासी कहते हैं, तो कौन है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या उर्दू में, ज़रा आप गूगल करें, बताएं मुझे उर्दू में मतलब क्या स्टेक होल्डर का, करो गूगल, क्या होता है। नहीं, सोचो सोचो सोचो, गूगल है आपके पास, करें। इसका कोई शेयर ना हो, इंटरेस्ट हो, है भाई, जिसका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक हो। कौन है स्टेक होल्डर, वो इंसान या वो शख्स जिसका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक हो, उससे हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर। अब ताल्लुक तो मालिक का भी होता है, ताल्लुक तो मुलाजिम का भी होता है, ताल्लुक तो जिन्होंने कर्जा दिया है उनका भी होता है, ताल्लुक जिनको सेल्स की हैं उनका भी होता है, ताल्लुक तो गवर्नमेंट का भी है, ताल्लुक तो बैंक का भी है। तो ये सारे क्या हैं, स्टेक होल्डर हैं। ये सारे क्या हैं, स्टेक होल्डर। उन स्टेक होल्डर में एक बंदा जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर, उन स्टेक होल्डर्स में से एक बंदे का नाम क्या है, शेयर होल्डर है। लेकिन स्टेक होल्डर तो बहुत है। स्टेक का मतलब होता है मुफाद, स्टेक का मतलब क्या होता है, मुफाद। तो स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं, पेपर में आपको ये भी एमसीक्यूज मिलेगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेक होल्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेक होल्डर। देखिए स्टेक होल्डर का मतलब है जिसका कंपनी के साथ ताल्लुक है, जिसको कंपनी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई वास्ता पड़ना है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर।
अब जो शेयर होल्डर हैं वो तो कंपनी के मालिक हैं, का ताल्लुक है भाई, पैसा लगाया हुआ है, जो कंपनी कमा रही है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वो किसको प्रॉफिट मिलना है? शेयर होल्डर्स को। तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स तो स्टेक होल्डर है ही है, ठीक है। अब कंपनी कारोबार कर रही है, अब लाजमी तो नहीं कंपनी जाके आपसे पैसे ले, कंपनी को अगर पैसे चाहिए आपसे रब्ता करें, आप खुद बेरोज़गार हो, तो क्या करेगी? बैंक के पास जाएगी, बैंक से लोन लेगी, बैंक से लोन लेगी। अब बैंक ने लोन कंपनी को दे दिया, अब बताएं बैंक का कंपनी में क्या इंटरेस्ट है? बैंक को पता है भाई मैं इसको लोन दे रही हूँ, ये वापस करेगा कि नहीं करेगा, बैंक का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बैंक को लग रहा है कि भाई सेल्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, क्यों? बिकॉज अगर बैंक आपको लाख रुपए का लोन देगा तो बैंक कभी भी आपसे लाख वापस नहीं लेगा, उसने क्या लेना है? 1-10 लेगा, 1-20 लेगा, क्यों? एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा। तो अब बैंक का इंटरेस्ट है कि यार क्या इसके पास इतने पैसे हैं भी कि मुझे ये इंटरेस्ट पे कर देगा, या अगर इंटरेस्ट पे कर भी रहा है तो कल को क्या मुझे लोन वापस कर देगा। तो अब बैंक का भी क्या हो गया, आप पे इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसका ताल्लुक बन गया, तो बैंक भी क्या हो जाएगा आपके लिए? स्टेक होल्डर हो जाएगा। डन। फिर आप सामान बेच रहे हैं और आप उधार पे सामान लेके आते, जैसे ये आलू बेच रहे, ये क्या चिप्स बेच रहे थे, पैसे हैं नहीं, कारोबार शुरू करके बैठ गए हैं, तरले मिनते मारे हैं, ठीक है हमें उधार पे आलू दे दें, हम बेचेंगे, पैसे दे देंगे। अब जो इनको उधार पे पैसे दे रहा है या जो इनको उधार पे आलू बेच रहा है, जब इन्होंने इनसे आलू उधार पे नहीं खरीदे थे तो उसका इसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इसने क्या किया, उससे उधार वाले ले लिए, अब उसका क्या हो गया, बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्यों? उससे पता है भाई इनको मैंने उधार पे जो सामान बेचा है, मैंने इनसे क्या लेनी है? रिकवरी करनी है। अगर ये सेल्स कर रहे हैं नहीं कर रहे तो क्या है, उसके लिए रेलेवेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या होंगे? क्रेडिटर्स, जिनसे आप उधार के ऊपर सामान लेते हैं, इन्हें हम अकाउंटिंग में कहते हैं क्रेडिटर्स। लिख लें, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार पे सामान लेते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, जिनसे उधार से कैसे लिखते हैं? खैर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, उधार पे सामान लेते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आप उधार के ऊपर सामान ले रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। किनसे आज सामान उधार पे लिया, हम कल को बेचेंगे, इन्हें क्या कर देंगे? पे कर देंगे। अब जिसने आपको उधार पे सामान बेचा है उसका इंटरेस्ट है भाईजान, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेल्स हैं कि नहीं, क्यों? बिकॉज उसने क्या करवानी है? आपसे रिकवरी करवानी है। फिर आप सामान बेचते हैं, सेल्स करते हैं, कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब कस्टमर को कैश पे सेल्स की, ख़त्म, खानी ख़त्म हो गई। जैसे ये चिप्स बेच रहे हैं, ये इसके पास गया, 50 रुपये दिए, चिप्स खाई, निकल गया, ख़त्म कहानी। ये इसके पास गया, कहानी सुनाई कि जी मैं आपको लगता है बट मैं वो नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भूख भी लगी है। अब ये क्या करेगा? कहेगा ठीक है हम आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अकाउंट ओपन, कि हम आपको पूरे महीने की सेल्स करेंगे, महीने के एंड पे क्या करेंगे? पैसे वापस ले लेंगे। अब पहले इनका आपस में रिलेशन नहीं था, पहले इसका इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। अब क्या हो गया कि ये इससे उधार के ऊपर सामान खरीद के लेके आ रहा है, या इसे क्या कर रहा है? उधार के ऊपर सेल्स कर रहा है। अब इसको पता है मैंने भाई इससे महीने बाद पैसे रिकवर करवाने हैं, तो अब क्या हो गया? ये भी इस बिज़नेस के लिए स्टेक होल्डर हो गया कि इससे क्या कहेंगे? इसका बिज़नेस में इंटरेस्ट है। तो इसे हम कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? डेटर। डेटर वो है जिसको आप उधार पे सेल्स करते हैं। डेटर। डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार के ऊपर सामान बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। और क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार पे सामान लेते हैं, वो क्या होगा? हमारा क्रेडिटर होगा। तो डेटर से पैसे वसूल करने हैं, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करनी है, तो दोनों हमारे लिए क्या है? ये स्टेक होल्डर है। दोनों क्या है? बिजनेस के लिए स्टेक होल्डर हैं। डेटर से हमने पेमेंट लेनी होती है, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करनी होती है। दोनों हमारे लिए क्या कंसीडर होंगे? स्टेक होल्डर होंगे।
क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट है बिजनेस में। इसका इंटरेस्ट है भाई पैसे लेने ही है, इसका इंटरेस्ट है कि इससे पहले पैसे लेने ही है, बिकॉज इससे पैसे लेगा इसको पे करेगा ना। तो ये भी क्या हो गए, बिजनेस के स्टेक होल्डर हो गए। अब आपके बिजनेस में कुछ लोग काम भी तो कर रहे हैं, जिन्हें आप एम्प्लॉयज़ कहते हैं, वो भी क्या है आपके बिजनेस के लिए स्टेक होल्डर हैं। उनका इंटरेस्ट होगा कि यार कारोबार चलेगा, सैलरीज पे होंगी, ये भी क्या है आपके स्टेक होल्डर हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी तो क्या है आपके स्टेक होल्डर हैं। उनको एट द एंड चाहिए आपसे टैक्स। वो देखेंगे भाई सेल्स हो रही हैं नहीं हो रही, क्या है क्या नहीं, तो ये भी क्या होंगे आपके स्टेक होल्डर। अब कारोबार एक है, कंपनी एक है, और स्टेक होल्डर तो बहुत ज़्यादा है। अभी ये कंपनी एक है, स्टेक होल्डर तो बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ मालिक थोड़ी है, शेयर होल्डर है, डेटर है, क्रेडिटर है, बैंक है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स होंगे आपके, कंपटीटर्स होंगे, मार्केट वाले लोग होंगे। तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं और आपने सबसे कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेंगे? उनके लिए आप क्या बनाएंगे, जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताएं गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है? प्रॉफिट पे। क्यों? बिकॉज जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लेगी, जितना प्रॉफिट कम होगा उतना प्रॉफिट क्या होगा, टैक्स कम होगा। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट टैक्स में है। तो गवर्नमेंट आपके पास सिर्फ आके ये पूछेगी, हाँ भाई जो तुम्हारी कंप्रीहेंसिव इनकम जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमें दिखा दो कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, वो हम देख के उस पर क्या करेंगे, आपसे टैक्स ले लेंगे। ठीक है। बैंक ने आपको लोन दिया है, बैंक ने कहा जी मैंने आपको लोन दे दिया 5 साल के लिए, मैं आपसे लोन लूंगा 5 साल के बाद, लेकिन मुझे आपसे हर साल इंटरेस्ट लेना है। तो जब इंटरेस्ट बैंक ने आपसे वसूल करना है तो जाहिर बात है इंटरेस्ट आप कहाँ से उसको पे करेंगे, सेल्स करेंगे, पैसा आएगा फिर उससे इंटरेस्ट पे होगा। तो बैंक के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भाई कितनी सेल्स की हैं, कि पैसे हैं भी कि तुम्हारे पास नहीं है। फिर आपके पास क्रेडिटर्स हैं जिनसे उधार पे सामान लेके आए हैं, उनका होगा भाई इनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, कि इन्होंने पहले किसी उधार पे सामान तो नहीं लिया हुआ, हमें भी ले रहे हैं। तो हर बंदे की डिफरेंट नीड है, हर बंदे का यूज़ डिफरेंट है, हर बंदे की वांट्स डिफरेंट है। किसी को प्रॉफिट चाहिए, किसी को एसेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को लोन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को देखना है बैंक में कितना बड़ा पैसा, किसी को कैश इन हैंड आपका देखना है, किसी को आपके एसेट्स की वैल्यू देखनी है। तो आपने हर एक से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, आपने हर एक बंदे को बताना है। तो आप हर एक बंदे के पास जाके उसको नहीं बताते, आप उसके लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, जिसमें क्या आती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फोर्थ होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और 5वां होता है नोट शुदा अकाउंट। हम ये बना के दे देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। अब जो बंदा पूछता कहते हैं भाई ये पढ़ लो, सेल्स कितनी हुई है यहाँ पे लिखा है, इस पेज पे पढ़ लो जाके, किससे सामान लिया उधार पे, इससे लिया, यहाँ लिखा है पढ़ लो, कितनी उधार पे सेल्स की है, इस जगह पे लिखा है पढ़ लो जाके, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, किस किस बैंक से लोन लिया है, यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, इंटरेस्ट कितना है, सारा कुछ क्या करते हैं आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख देते हैं। अब जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जब वो पढ़ते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है यार ये हमसे और पैसे मांग रहा है, हम इसको मजीद लोन दे देते हैं। आप वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कहेंगे हाँ यार ठीक है सही बंदे लग रहे हैं, इन्होंने कह रही हमें पैसे दे दो, हम इनको पैसे दे देते हैं। शेयर होल्डर्स वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर क्या करेंगे, मजीद आपको पैसा दे देंगे, मजीद आपके शेयर्स खरीद लेंगे। तो हर एक बंदे को उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या बना के देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक चीज़ हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई इस एक साल में कंपनी में हुआ क्या क्या है, वो सारा कुछ हमने क्या करना होता है, बना के देना होता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमेशा फॉर द ईयर बनती हैं,
1 साल की। हर कंपनी का अपना टाइम फ्रेम होता है। कंपनी डिसाइड करती है कि हम बनाएंगे, स्टार्ट होगी 1 जनवरी से और ख़त्म होगी 31 दिसंबर तक। हम इस 12 महीने की क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देंगे और हर साल की बना के देते हैं कि जी 2024 में ये हुआ, 23 में ये हुआ, 22 में ये हुआ, 25 में ये हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम हर 1 साल की क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बना के दे रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। नहीं, बैंक सेपरेट होता है। क्रेडिटर सिर्फ वो होते हैं जिनसे आप उधार पे सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। नहीं, आप जिससे सामान ले रहे हैं बेचने के लिए उसे कहते हैं क्रेडिटर। क्या क्या अपना कारोबार सोच, उसके लिए भी क्या चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए फिर। तो ये चीज़ें हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। किससे पूछूं, किससे पूछे। सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या होती है? वाह भाई, होता क्या है? जिसमें बिजनेस हो, बिजनेस अलहदा हो और ऑनर। एग्री करते हैं सारे कि व्हाट इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी, कि बिजनेस अलग है, ऑनर्स जो हैं वो अलग हैं। आपके सामने 5 ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, ध्यान से रीड करें। मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ कि इसमें से बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। ये आपको पेपर में इस तरह का सवाल मिल रहा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी में से। ध्यान से पढ़ें। मैं बैठ नहीं आया हूँ, देखो कितना मज़ा आता पढ़ने का, देखता मैं भी। चलें जी, बाद में डिस्कस करेंगे, वो कल डिस्कस होगा। करंट और नॉन करंट क्या होते हैं। मैं पढ़ ली है। क्यों मैं पढ़ ली है? तो ज़रा मुझे पहले बताएं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं। पहला सवाल है, देखिए रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने क्या डिस्कस वेदर यू वुड कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सवाल है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, कौन बताएगा?
जस्ट अपना हाथ रेज करे। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, कौन बताएगा? वो ट्रांजैक्शन जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट हो। अच्छा, कोई और बताए? आप बताए, आपने भी हाथ रेज किया था। क्या होती है? इसका ताल्लुक बिजनेस से हो। तो इसका मतलब उसने हमसे पूछा है कि इन पांचों में से बतानी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ज़रा हम पहले वाले को डिस्कस करते हैं। कहता है अ बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज़ बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बिजनेस, हाउएवर ही ऑल्सो यूजेस इट फॉर कमिंग टू द ऑफिस। अब पहली बात है, ये एक इवेंट नहीं है, ये 3 इवेंट है। गाड़ी परचेज करना पहला इवेंट, ऑफिस के कैश से परचेज करना दूसरा इवेंट, और उस पे ऑफिस के लिए आना तीसरा इवेंट। ये एक इवेंट तो नहीं है, 3 इवेंट है। अच्छा, इन्हें हम कहते हैं कम्प्लेक्स इवेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स। सिंपल इवेंट क्या होता है या सिंपल ट्रांजैक्शन क्या होती है? सेल्स टू पर्सन, परचेज फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम पर्सन, बिल पेड, रेंट पेड, ये सिंपल ट्रांजैक्शन है कि एक ही काम हुआ। कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती है? जिसमें मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। तो ये तो है तो एक कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, बिकॉज इसमें 3 काम हो रहे हैं। हमने बताना है कि इसमें से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं है। क्या बताना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई बताओ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है? सर, वो चीज़ जिसका इम्पैक्ट बिजनेस में आएगा वो हमारी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पहले लाइन पढ़ते हैं कि अ बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज़। उसने अपने यूज़ के लिए व्हीकल परचेज की है, इसका ताल्लुक तो कोई बिजनेस साथ नहीं है। तो परचेज ऑफ व्हीकल तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। डन। अगला इवेंट, लेकिन उसने ये व्हीकल परचेज की है बिजनेस में से कैश निकलवा के। अब जब उसने बिजनेस में से कैश निकाला, ड्राइंग का मतलब होता है कि ओनर का पैसे निकालना बिजनेस से, इसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। जब उसने बिजनेस में से कैश निकाल दिया तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों? बिकॉज बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया, बिजनेस का कैश जो है हमारे पास क्या हो गया? कम हो गया। तो ड्राइंग ऑफ कैश क्या होगी हमारे लिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर हो रही होगी। तो उसका व्हीकल परचेज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन बिजनेस में से कैश निकालना वो क्या है? उसकी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों? बिकॉज उसका ताल्लुक बिजनेस के ऊपर तो आया। अब वो उस व्हीकल को इस्तेमाल कर रहा है ऑफिस वगैरह के लिए, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कंसीडर होगी। तो पहला तो हमारे पास ये था। दूसरा, ABC एंड कंपनी हैज़ पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर। बिल किसका है? क्या बिजनेस का बिल है? हमने पार्टनर का बिल पे कर दिया, तो भाई साफ सीधी बात है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उससे क्या अमाउंट रिकवर हो जाएगी तब भी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब ये 10,000 दे के 10 दिन बाद वापस ले लिया तो हमारा कैश भी सेम रहा, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। थर्ड, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब फर्नीचर ऑफिस का जल जाना, तबाह हो जाना, किसका नुकसान है? बिजनेस का। और जहाँ बिजनेस को लॉस है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन तो है। कहता है जी द फर्नीचर वॉज ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर। जो फर्नीचर था वो पार्टनर का था, एंड वॉज नॉट इन द यूज़ ऑफ बिजनेस। और वो फर्नीचर बिजनेस का था ही नहीं। अगर ये होता फर्नीचर पार्टनर का और होता बिजनेस के इस्तेमाल में, फिर तो ये बिजनेस का लॉस था। ये तो बिजनेस का फर्नीचर ही नहीं है, तो जल गया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, बिकॉज इसका ताल्लुक बिजनेस के साथ नहीं है। उसने कह दिया है जब कि हम फर्नीचर को बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर द प्रोप्राइटर, मालिक, प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू ऑफिस। उसने ऑफिस को जनरेटर दे दिया। द जनरेटर इज़ प्रेजेंटली नॉट वर्किंग, अभी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, एंड इट हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिपेयर करना पड़ेगा। प्रीवियसली द जनरेटर वॉज लाइंग इन द प्रोप्राइटर हाउस। अब देखें, उसके घर में था, ला के दे दिया, ओके। जब उसने दे दिया,
अब हमारा ये बिजनेस का एसेट बन गया। अब किसका एसेट है? बिजनेस का। अब उसको चलाने के लिए जो रिपेयर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन, और जो खर्चा आएगा हम वो रिकॉर्ड करेंगे। और पांचवा है बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय वॉज रिटर्न ऑफ आफ्टर हिज डेथ। राइट ऑफ का मतलब होता है काट देना, ख़त्म कर देना, कि अब हमें पैसे नहीं मिलने। एक एम्प्लॉय को आपने एडवांस दिया था, मर गया, धोखेबाज। अब आपने क्या किया, यार मर तो गया, पैसे मिलने नहीं है। अब क्या किया आपने? उसकी वो अमाउंट ही काट दी कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। अब ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों? एम्प्लॉय किसका था? बिजनेस का था, मर गया, ख़त्म। आपने लिखा था कि भाई हमने इस बंदे से लाख रुपया लेना है, वो बिजनेस का लाख रुपया था। अब आपको लग रहा है पता ये लाख मुझे नहीं मिलना, लो नुकसान हो गया, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहला रही होगी। तो इस तरह के आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। तो आपको क्रैम कोई चीज़ नहीं करनी, आपको क्रैम कोई चीज़ नहीं करनी। यू हैव टू फॉलो द कंसेप्ट्स। पहला नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसमें सिर्फ ड्राइंग ऑफ कैश जो है वो बिजनेस की है, लेकिन 2 इवेंट नॉन बिजनेस है, तो उसको हम नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। हाँ, आप महीने के यकम को बिल पे करते हैं, वो 3 के पैसे वापस कर देते हैं, साल एंड हुआ, कोई फ़र्क पड़ा? सिंपल। उसके बाद है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर इसे कह रहे होते हैं। क्या हुआ है? क्लास आपके 15 पे मुझे पता है, तो ब्रेक क्या करनी है आप लोगों ने? एंजॉय तुझे कराता हूँ, सब्र कर बेटा, हैं? सांस ले, कर 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 ना, सांस आ रहा है सांस, हो गया। चलो आगे, अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं? बेसिकली इसे अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, इसको हम फाइनेंशियल पीरियड भी कहते हैं। 1 साल का पीरियड होता है जिसमें हम तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब ये हर कंपनी का अपना फैसला है। कोई कहता है कि जनवरी से दिसंबर तक होगा, कोई कहता है जुलाई से जून तक होगा, कोई कहता है जी अक्टूबर से सितंबर तक होगा। बट ये होता 12 महीने का पीरियड है जिसे आप क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के 12 महीने डिसाइड कर लेते हैं। आप उसमें बताते हैं कि मैंने कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, ये सारा कुछ जो है वो हमने डिस्कस आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे। हमने ये डिस्कस कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, SOFP, SOCI, कैश फ्लो और नोट्स। कल हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं। और कल हम फर्दर कुछ MCQs जो हैं, कुछ क्विज़ेस जो हैं वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। शायद कल चैप्टर हमारा 1 जो है वो ख़त्म हो जाए, शायद, अदरवाइज़ फ्राइडे को ये वाइंड अप हो रहा होगा। ठीक है, तो क्रैमिंग नहीं, ओ भाई सुन लो बात, पहले क्रैमिंग नहीं है, आपने कंसेप्ट को याद करना है, कंसेप्ट्स को कैरी करना है, और उसकी बेसिस पे सारा कुछ आपने लेके चलना है आगे। ठीक है।